तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के ऊपर फोकस करो। JCO, JCA इसके ऊपर बात आधा घंटा के बाद करेंगे। JCE जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का बात अभी करते हैं। मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि बिरला सन लाइफ बोल के जो कंपनी है वो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है। एक कंपनी बनाई गई है जिसमें बिरलास का और सन लाइफ का जेवी है, जॉइंट कंट्रोल है, और बिरला सन लाइफ बोल के एक सेपरेट एंटिटी है जो अलग से इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का सबसे पहला पैराग्राफ है कि एक सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड या तो कंपनी है या कोई भी अदर एंटिटी है, पर सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है, एकदम अलग से इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। अब अगर वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो वो बुक्स भी बनाएगा, अपना टैक्स भी देगा, उसका ऑडिट भी होगा, सभी कुछ होगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, उसका सभी कुछ बनेगा। ओके, तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। अनुपम एक बार पॉज करो। हाँ, तो बच्चों मैं बोल रहा था कि मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो एंटिटी है और उन्होंने मिलके एक जेवी बनाया और जेवी का नाम रखा मान लो के लिमिटेड, और ये जेवी को सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी या जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी तभी बोला जाएगा जब ये एक सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। अपना सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो एसएससी भी रहेगा, एंटिटी भी रहेगा, लिमिटेड कंपनी है तो फिर आरओसी में रजिस्ट्रेशन भी रहेगा, सभी कुछ रहेगा। तो इस तरह का एंटिटी अगर ये दोनों मिलके बनाते हैं, साथ में एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिनमें इनका शेयरिंग ऑफ कंट्रोल रहता है, और मान लो एक बंदे का 60% स्टेक है और एक बंदे का मान लो 40% स्टेक है कंपनी के अंदर, लेकिन जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इन लोगों का, तो इस तरह का जो एंटिटी बनता है के लिमिटेड नाम का एंटिटी, इसको बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, इन विच ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 60% and 40% equity, but they don't control the entity, rather they have the joint control over K Limited because they have contractually signed, they have made a contract which has been signed by both of them कि हम लोग शेयरिंग ऑफ कंट्रोल करेंगे, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं करेंगे। इतना जानना काफी है। अब आइए थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं कि जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी को लेकर के कंसोलिडेशन कैसे होता है, सारी बातें कैसे होती है। दिमाग में यही रखना, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, मिलके एक जेवी बनाया है जिसका नाम के लिमिटेड है, तो इजी रहेगा समझना। मैं वैसे ही नाम लेकर के एग्जांपल दूंगा। पहला बात, ईच वेंचरर, मैं ए लिमिटेड का बात बोलूंगा, बी लिमिटेड के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा। ए लिमिटेड अपनी बुक्स में जो 60% स्टेक का मालिक है वो अपनी बुक में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट लिखेगा, क्योंकि उसने 60% स्टेक अगर खरीदा है या अक्वायर किया है या बनाया, जब 60% स्टेक के लिए कैपिटल सब्सक्राइब किया होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर AS 13 इन ए लिमिटेड्स बुक्स। क्लियर? और दिमाग में रखना, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होता है वैसे ही ए लिमिटेड के लिमिटेड है, बस होल्डिंग सब्सिडरी में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होता था, ए लिमिटेड के लिमिटेड में ए लिमिटेड इज वेंचरर, के लिमिटेड इज जेवी, जॉइंट वेंचर, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। ओके, अब आइए हम लोग डिस्कशन करते कंसोलिडेशन का, कि क्या ए लिमिटेड के लिमिटेड के फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेगा, और अगर करेगा तो कैसा करेगा, कैसे करेगा। द आंसर इज ए लिमिटेड यानी ईच वेंचरर, ए और बी दोनों को ही, मैं ए का बात बोलूंगा, बी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। ईच वेंचरर विल हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंसोलिडेटिंग द के लिमिटेड जेवीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ? कंसोलिडेशन होगा, ए लिमिटेड को के लिमिटेड का फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना होगा। मैं आपको आउटसेट पे 2 लाइन बोल देता हूं, इजी लगेगा बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो। पहला, के लिमिटेड का कंसोलिडेशन जैसे सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होता है ना, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, वैसे होगा। इक्विटी मेथड में जैसे इन्वेस्टमेंट का खाली बढ़ना गिरना होता है ना, वैसे नहीं होगा, फुल कंसोलिडेशन होगा विथ 2 डिफरेंसेस। एक, हम लोग जब असेट लायबिलिटी या इनकम एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे ना के का ए के अंदर, तो हम लोग खाली 60% करके जोड़ेंगे। लैंड का 60%, माने के का लैंड है मान लो 20 लाख, उसका 60% करेंगे 12 लाख, अपने लैंड के साथ जोड़ देंगे। बिल्डिंग 20 लाख, 12 लाख जोड़ देंगे। फर्नीचर 30 लाख, 60% 18 लाख जोड़ देंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे। सब्सिडरी में क्या होता था,
भले हमारा स्टेक 60% हो, हम लोग जोड़ते असेट को पूरा थे और बाकी जो बच जाता था, जिसको हम लोग बोलते, क्योंकि हमारा तो 60% स्टेक था और हम जोड़ दिए 100%, तो बाकी 40% जो माइनॉरिटी का होता था उसको अलग से लाइबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ता था, बैलेंस शीट में अलग से दिखाना पड़ता था। जेवी के कंसोलिडेशन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेशन ही अपने जो शेयर है उतने का ही कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा जो AS21 है ना, AS27 डिट्टो डिट्टो है विद दीज टू डिफरेंसेस। मैं रिपीट कर देता हूं, जेवी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आता और जेवी में हम लोग सिर्फ अपने हिस्से का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस लिखते हैं। बाकी सब कुछ जो AS21 में तुमने पढ़ा 27 में इक्वली एप्लीकेबल है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, क्या किसी जेवी को कंसोलिडेशन के परव्यू से बाहर रखा जा सकता है? आंसर वही है जो 21 में भी दिए थे, हम 23 में भी दिए थे। क्या? अगर जेवी इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट, पाकिस्तान वाला अगर कोई जेवी है तो। एंड 2, इफ द जेवी में मेरा इन्वेस्टमेंट इज फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे जेवी को हम लोग कंसोलिडेट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंसोलिडेशन के लिए जो मेथड यूज होगा उसका नाम है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। नाम देखो, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। अगर मेरा 50% स्टेक है 50-50% हम जोड़ेंगे, 60% स्टेक है 60-60 जोड़ेंगे, 30% स्टेक है 30-30 जोड़ेंगे। मान लो 3 जेवी है, 3 वेंचर है, 1 जेवी है, 30-30-40% स्टेक है, तो वो एक बंदा 30% जोड़ेगा अपने बैलेंस शीट में, दूसरा बंदा लैंड का 30% जोड़ेगा, तीसरा बंदा 40% जोड़ेगा, ऐसे करके होगा। इसीलिए नाम दिया गया प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो अगर मैं समरी करके बताऊं ना, AS21 को हम लोग बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड। नाम है नहीं, मैं बता रहा हूं, हम लोग ऐसा बोलते हैं। जेवी के केस में हम लोग बोलते हैं क्या नाम, एसोसिएट के केस में बोलते हैं इक्विटी मेथड, और जेवी के केस में बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ओके, तो AS21 सब्सिडरी आप पढ़ चुके हो, AS23 एसोसिएट आप पढ़ चुके हो, अब आप जेवी पढ़ोगे। ठीक है, आइए प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में होता क्या क्या है। पहला लाइन मैं बोल चुका हूं, अब अच्छे से डिटेल में बोल रहा हूं। इनकम्स एक्सपेंसेस आर कंसोलिडेटेड ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस बाय एडिंग ओनली प्रोपोर्शनेट शेयर इन जेवी। P&L का जितना भी आइटम है, हम लोग A लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे के को मिला के, के का सेल परचेज सैलरी रेंट सबका 60-60% अपने सेल परचेज सैलरी रेंट में जोड़ेंगे। नेक्स्ट, गुडविल वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे होता है और वैसे ही एसेट साइड में दिखाया जाएगा जैसे हम लोग सब्सिडरी का दिखाते थे, आउटर कॉलम में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, देयर विल बी नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट, assets and liabilities of the JV will also be added on a line by line basis by way of adding the proportionate share of each item। तो आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें साफ साफ सब्सिडरी वाला स्मेल आएगा, एसोसिएट वाला स्मेल नहीं आएगा। ओके, आगे। अब क्योंकि आप सब्सिडरी के बहुत सारे सम्स बनाए होंगे, तो आप जेवी के जो सम्स हैं वो क्लास वर्क से बना लेना। जेवी के केसेस में म्यूचुअल सेट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हम लोग सब्सिडरी के केस में करते थे। बस इसमें क्या होता है ना, आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है। जितना अपना स्टेक है ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर, खाली उतना ही स्टेक माइनस किया जाता है। देखो, unrealized profit elimination will take place by eliminating only our share from the total unrealized profit। अब जैसे मान लो A और K का केस था, मान लो A ने K को 10 का माल 12 में बेचा था, A ने K को 10 का माल 12 में बेचा था, और मान लो K के बैलेंस शीट में ये 12 लाख स्टॉक में पड़ा हुआ है। K के बैलेंस शीट में 12 लाख पड़ा हुआ है स्टॉक में। तो आप जब अपनी बैलेंस शीट में इसी स्टॉक को घुसाए होंगे, आप A लिमिटेड हैं, तो आप जब घुसाए होंगे तो इसका 60% करके अपने बैलेंस शीट में डाले होंगे, विच इज नथिंग बट 7.2 लाख। तो 7.2 लाख आपकी बैलेंस शीट में वो स्टॉक है जो एक्चुअल में आपका ही स्टॉक है, आपने ही बी को दिया, आपने ही के को दिया था। अब तुम खुद सोचो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टोटल 2 लाख है,
पर इस स्टॉक में तो 1.2 ही घुसा हुआ है ना, तो 1.2 एलिमिनेट करेंगे, इसलिए मैंने लिखा देखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस बाय एलिमिनेटिंग ओनली आवर शेयर फ्रॉम द टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लो, जैसे निकालते हो जीपी इंटू स्टॉक करके, जीपी रेशियो इंटू स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय आवर स्टेक, उतना का एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट जब करेंगे तो कंसोलिडेटेड P&L से करेंगे और स्टॉक को गिरा देंगे। नेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसा AS23 में मैंने बताया कि जेवी को, एसोसिएट के केस में मैंने बताया था जेवी में सेम है, जेवी को अगर के लिमिटेड का अकाउंटिंग पॉलिसी ए लिमिटेड से अलग है, के को एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देना होगा एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ ए, उसके बाद ही ए के को कंसोलिडेट करेगा। अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट सेम एज पर AS23। जेवी को ए लिमिटेड माने के लिमिटेड को ए लिमिटेड के हिसाब से नया बैलेंस शीट बना करके देना पड़ेगा। जैसा ए का डेट है, मान लो के का डेट दिसंबर ईयर एंडिंग, ए मार्च में ईयर एंडिंग करता है, तो के को अपना एक नया बैलेंस शीट ए के मार्च के हिसाब से बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेशन उसके बाद ही होगा। एंड लास्ट पॉइंट सेम है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है जेवी के अंदर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो अपने जो प्रॉफिट घुसाएंगे अपने P&L में वो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके होगा। कहने का मतलब है कि मेरा इक्विटी में 60% स्टेक है, ओके, तो पैट जो होता है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू पफेस, उसका 60% मेरा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का डिस्कशन हुआ। अब मैं इसको समरी करके आपको दो पैराग्राफ छोटा छोटा बोलता हूं। पहला डिस्कशन, ए लिमिटेड का जहां तक स्टैंड एलो, पहला तो ए लिमिटेड अपना बुक्स खुद बनाता है, के लिमिटेड अपना बुक्स खुद बनाता है, और ए का के में मान लो 60% स्टेक है। छोटी छोटी 2 लाइनें बोलता हूं, याद रह जाएगी। ए लिमिटेड अपने इंडिविजुअल बैलेंस शीट में के अंदर जो पैसा लगा रखा है उसको इन्वेस्टमेंट बोल के लिखेगा। क्या बोल के लिखेगा, फिर से बोलो, इन्वेस्टमेंट, और इसका अकाउंटिंग AS13 से करेगा। 2, उसके बाद ए के बैलेंस शीट को अपने अंदर मिलाएगा, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन प्रोसीजर बोलते हैं, पूरा AS21 के जैसा, बट बाय फॉलोइंग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस विल बी एडेड ओनली 60%। ये समरी है जेवी के कंसोलिडेशन का, जब जेवी एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होता है, ओके।